गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के भीतर हमारा आज का ये जो विषय है वो समास। तो समास के ऊपर हम पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन समास पढ़ने से पहले यहाँ पे अव्यय की परिभाषा लिखी है, तो हम अव्यय किसे कहते हैं वो देख लेते हैं कि जिसका व्यय ना हो, वाक्य में प्रयोग होने पर कुछ एक शब्दों का रूप नहीं बदलता बल्कि वह जस का तस बना रहता है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ एक के मतलब ऐसे शब्द होते हैं वाक्य में कि जैसे उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर वो शब्द तो अलग हो जाता है, लेकिन वो शब्द जब अलग होता है तो अलग होते समय वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। उसे क्या कहते हैं? अव्यय। बच्चों ये अव्यय के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये अव्यय यहाँ पे समास में कुछ एक जगहों पे काम में आएंगे। जैसे यहाँ पे समास का एक हिस्सा है, समास के भेद और प्रकार में हमने देखा कि अव्ययी भाव समास, तो वहाँ पे ये थोड़ा बहुत हमें काम में आएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम समास की परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर तथा यौगिक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास में दो संबंध शब्दों को पास पास लाया जाता है। समास में ध्वनियों का नहीं, शब्दों का मेल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समास किसे कहते हैं। तो दो से दो अधिक शब्द, समास में दो या दो से अधिक शब्द के मिलाकर उसके मेल करके क्या बनता है? समास बनता है। समास में यहाँ पे संबंधों को नहीं देखा जाता है। समास में जो दो शब्दों के बीच में जो संबंध है वो नहीं देखते हैं। यहाँ पे ध्वनियों को नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्दों के मेल को देखा जाता है कि दो शब्दों को मिलाकर किस प्रकार का सामासिक युक्त शब्द बनता है। अब बच्चों इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे गंगा का जल, अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो वाक्य के रूप में मुझे गंगा जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए, दोनों में बहुत अंतर है। बच्चों वापस एक बार सुनेगा ध्यान से, मुझे गंगा जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। तो यहाँ पे दोनों वाक्य बोलने और सुनने में थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए गंगा जल, गंगा का जल, हमने गंगा जल बोला, वो वाक्य तुरंत ही बैठ गया, मुझे गंगा जल चाहिए। तो हमने ये क्या, का नाम की ये जो विभक्ति है वो लोप हो गई, लोप हो गई मतलब गायब हो गई। तो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चों ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ पे माता पिता, ठीक है, दोनों मुख्य प्रधान पद है। माता भी, माता नाम का ये शब्द भी प्रधान शब्द है और पिता नाम का शब्द भी प्रधान शब्द है। प्रधान यानी मुख्य। यहाँ पे माता और पिता, ठीक है, मैंने माता पिता के चरण छुए, मैंने माता और पिता के चरण छुए, ये दोनों वाक्यों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो विभक्तियाँ हैं और नाम की विभक्तियों को हमने निकाल दिया और यहाँ पे छोटे शब्द को बनाकर संक्षिप्त रूप बनाकर उसका इस्तेमाल किया। जैसे आगे वाला शब्द परम, परलोक गमन, ठीक है, यहाँ पे परलोक गमन, तो हम कहते हैं ना किसी इंसान की जब मृत्यु होती है तो वो परलोक सिधार गए, ठीक है, तो यहाँ पे परलोक को सिधार गए ये नहीं कहेंगे, परलोक सिधार गए यही कहेंगे, परलोक गमन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वाला एक शब्द है, देखिए रसोई घर, माँ रसोई घर जा रही है, माँ रसोई घर के लिए जा रही है, ऐसा बोलेंगे नहीं, माँ रसोई घर जा रही है। दोनों शब्दों में, दोनों वाक्यों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग बच्चों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभक्तियों को का, के, लिए, में, पर से इन विभक्तियों को हटाकर छोटे संक्षिप्त रूप वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ठीक है, गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह किया था, ठीक है, ये दोनों वाक्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा या संक्षिप्त रूप। मैंने आपको बताया ना हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे और संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विभक्तियों को लोप यानी उसका निकाल देते हैं, गायब कर देते हैं और फिर छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आगे समस्त पद, तो समस्त पद किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो समस्त पद दिए हैं, पूर्व पद दिए हैं, उत्तर पद दिए हैं
और विग्रह दिए हैं उसके। विग्रह यानी तोड़ना, जैसे संधि, तोड़ो और जोड़ो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे बच्चों। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समास युक्त, ये सारे समास से भरे हुए, युक्त यानी उससे लगे हुए शब्द हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। इसको हम समास युक्त शब्द भी कह सकते हैं बच्चों। अब इसमें समस्त पद को समास करते समय उसके बीच के विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से समस्त पद बनता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समस्त पद कब बनता है, जैसे कि विग्रह। यहाँ से हम लोग पीछे से आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गंगा का जल का विभक्ति है। यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा, समस्त पद को समास करते समय उसके बीच के विभक्ति चिन्ह को हटा देते हैं। कौन से विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे? का को हमने हटा दिया, ठीक है, का को हटा दिया, क्या बचा? गंगा और जल, गंगा और जल। आगे वाला जो शब्द होता है वो क्या है? गंगा पूर्व पद, जल पीछे वाला शब्द है वो क्या है? उत्तर पद। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना? गंगा जल। इससे समस्त पद बनता है। यहाँ देखिए समस्त पद बना, कैसे बना? विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से। विभक्ति रहित यानी का को निकाल दिया, ये विभक्ति है। विभक्ति रहित, विभक्ति को निकाल कर जो दो शब्द मुख्य बचते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उसको मिलाकर समस्त पद बना। अब वापस दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। रसोई के लिए घर, के लिए निकाल दिया, क्या बचा? रसोई और घर। रसोई पहला वाला शब्द है तो वो क्या कहलाया? पूर्व पद। घर अंतिम शब्द है तो वो क्या कहलाया? उत्तर पद। दोनों को मिलाया तो रसोई घर। उसके बाद माता और पिता, ठीक है, तो यहाँ पे और नाम की विभक्ति का लोप हो गया, निकाल दिया, क्या बचा? पहला शब्द क्या है? माता, पूर्व पद कहलाया। अंतिम शब्द क्या है? पिता, उत्तर पद कहलाया। दोनों को मिलाएंगे तो माता पिता। इसके बाद परलोक के लिए गमन, के लिए विभक्ति को निकाल दिया। पहला शब्द कौन सा है? परलोक, पूर्व पद है। अंतिम शब्द कौन सा है? गमन, उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर क्या बना? समस्त पद। उसको पूरा शब्द क्या कहेंगे? परलोक गमन। ठीक है बच्चों, तो आगे वाले वीडियो में हम लोग संधि और समास के बीच में क्या अंतर होता है वो थोड़ा बहुत देखेंगे, और उसके बाद में एक एक वीडियो में धीरे धीरे से हम लोग समास के कितने प्रकार और भेद होते हैं एक एक भेद को देखेंगे। थैंक यू।